बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय जुड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा रुपया डॉलर की तुलना में बहुत ही कमज़ोर है और ये आजकल 85 रुपये की प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं वे सभी जानते हैं, कुछ अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग इसको नहीं जानते और भारत की बहुसंख्यक जनता जो इसका कभी भी अर्थशास्त्र से लेना देना नहीं रहा उसको तो बिल्कुल ही पता नहीं है। तो हम इस विषय की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य हमारे समाज की उस जनता को जागरूक करना है जिसका इस अर्थव्यवस्था से लेना देना है, क्योंकि श्रम हमारा और राज किसी और का। आप सभी जानते हैं या कुछ लोग जानते हैं, दलितों को शिक्षा का अधिकार आज़ादी के बाद मिल गया था, यानी 1950 में शिक्षा का अधिकार मिल गया था आज़ाद भारत की सरकार द्वारा। उससे पहले 1935 में जब अधिनियम बना गोलमेज सम्मेलन के बाद तो शिक्षा का अधिकार दिया गया, बहुत से लोग पढ़े। परंतु आज़ादी के बाद शिक्षा के अधिकार अन्य पिछड़ी जातियों को कालेकर समिति ने जो रिपोर्ट दी उसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया। वीपी सिंह की सरकार और जनता पार्टी के सहयोग से इसको लागू किया गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया और 1989 में जो मंडल कमीशन के विरोध के बाद ये दंगे फसाद हुए और 1992 में सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद अन्य पिछड़ी जातियों को पढ़ने का अधिकार मिला। जो पढ़ेगा वही नौकरियों में जाएगा, उच्च नौकरियों में जाएगा। इसलिए सचिवालय स्तर के जो प्रमुख पद हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये सारे पदों पर अभी भी उच्च जातियों का कब्जा है। जैसा कि बताया जाता है कि 18% रिजर्वेशन के बाद भी केवल 4% एससी उच्च पदों पर हैं और ओबीसी का परसेंटेज 1% भी नहीं है। तो आजकल अर्थव्यवस्था की नीतियां बनाने वाले पिछले 70 साल से उच्च जातियों के लोग हैं, वो सचिवालय स्तर पर हों, मंत्रालय स्तर पर हों। अब विषय यह उठता है कि बाकी जो हमारी संसद है उसमें तो शिक्षा का कोई मानक नहीं रखा गया, कोई भी चुनाव लड़के जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी थी कि राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग जाएं पार्टियों के, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग ना जाकर कुछ कारपोरेट घरानों के लोग जाते हैं जो नीतियां अपने पक्ष में बनवाते हैं। अब बात और आगे बढ़ते हैं, हो क्या रहा। आज़ादी के समय $1 बराबर 1 रुपया था और कहते हैं हमने अपने विकास योजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लिया, इसलिए हमारा मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। विश्व बैंक तो सभी देशों के बैंक है, ये बात अलग है कि उसका कार्यालय अमेरिका में है, परंतु इसके कारण रुपए का मूल्य नहीं गिरा है। रुपए का मूल्य गिरा है अमेरिका की वो नीति जिसमें पेट्रोलियम की खरीद फरोख्त जो होगी वो डॉलर में होगी, यानी भारत को डॉलर चाहिए यदि पेट्रोलियम खरीदना है। पेट्रोलियम ओपेक कंट्री से आता है
ओपेक कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया, तो उसे जिन देशों में अपना पेट्रोलियम निर्यात कर रहा है उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना है। पंगा लेने का काम अमेरिका का, क्योंकि जो भी लेन देन हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। इसलिए हर देश को जो पेट्रोलियम खरीदते हैं उनको डॉलर चाहिए और डॉलर अमेरिका देगा। इसलिए अमेरिका की मनमानी चली और उसने दूसरे देशों के पैसे को, मुद्रा को गिराया, उन देशों के जो श्रम मूल्य को कम किया और सरकारें उसके आगे झुकती गईं। तो जितनी हमारी IAS लॉबी है, सचिव स्तर के लोग हैं, डायरेक्टर स्तर के लोग हैं, प्रमुख सचिव हैं, सब तो जनरल कैटेगरी के थे, कर क्या रहे थे। फिर उच्च जातियों के लोग हैं। धार्मिक संस्थाएं हमारी क्या कर रही थी? धार्मिक संस्थाएं तो सिर्फ पाखंड फैला रही थी। अन्य पिछड़ी जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। SCओं को जो पढ़ने का अधिकार दिया गया उसकी स्थिति भी बड़ी खराब थी, क्योंकि निजी शिक्षा के निजीकरण ने, जो उस समय प्राइवेट इंटर कॉलेज हुआ करते थे, एक GIC कॉलेज को छोड़कर, वहाँ तो नकल का बड़ा बोलबाला था, तो वहाँ तो नकल कराई जाती थी। कोचिंग उस समय भी आरंभ हो गई थी, तो शिक्षा के स्तर को तो बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से हम अपने शोध कार्य नहीं कर रहे थे, अपना रिसर्च नहीं कर रहे थे। आज आप गैस पर, CNG पर गाड़ियाँ चलाते हैं, सोलर, विंड एनर्जी, तमाम चीज़ों पर काम करते हैं। आजकल बैटरी आ रहा है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे? हाइड्रोजन, पानी तो भारत में भरपूर था, हाइड्रोजन पर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। हम पेट्रोलियम वहाँ से खरीदते रहे जहाँ से हम डॉलर के बंधक थे। तो इस तरह से लगातार हमने डॉलर के तुलना में रुपये का अवमूल्यन करते गए। आज हम रूस से तेल खरीदते हैं, क्या उस समय रूस से तेल नहीं खरीद सकते थे? हमने चाइना के साथ पंगा लिया, रूट हमारा लंबा हो गया। चाइना के साथ जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो किस वजह से बिगड़ी हैं? सिर्फ पाखंड के कारण। चाइना तो बौद्ध फिलॉसफी को मानने वाला देश था। हमने यहाँ पर जो दलाई लामा को शरण दी, और दलाई लामा को शरण देने के कारण हमने चीन से पंगा लिया। हमारी किस कूटनीतिक नीति का परिणाम था, और आज तक उसका लाभ क्या मिला 70 साल में? हम दलाई लामा को यहाँ क्यों बैठा लें? क्या दलाई लामा वास्तव में बौद्ध धर्म पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं उस साइड में गया तो बुद्ध दर्शन के अनुसार दलाई लामा तो कोई कार्य करते हुए नजर आते नहीं। यदि दलाई लामा वास्तव में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे होते तो पूरे भारत बौद्धमय हो गया होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब दलाई लामा कुछ और कर रहे थे। उनका राजनीतिक उद्देश्य थे या राजनीतिक उद्देश्य से यूज़ किए जा रहे थे। उनका धार्मिक उद्देश्य नहीं था, वो धार्मिक उद्देश्य भारत में नहीं है और धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं भारत में पाखंड चरम पर था। दलाई लामा अपना काम नहीं कर रहे थे। चीन से हमने पंगा ले लिया, इस कारण जो हम पेट्रोलियम सीधे रूस से नहीं ले सकते थे, हमने ओपेक कंट्री से लिया, और ओपेक कंट्री से लेने के कारण हम डॉलर पर हमारी निर्भरता हुई, और डॉलर पर निर्भरता हो जाने के कारण अमेरिका को मौका मिला कि वो अपने उत्पाद को तो महंगे दामों में बेचे और हम अपने श्रम मूल्यों को दिन पर दिन लो करते जाएं। इस तरह से भारत के नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला कार्य कम मूल्य पर जाता है, अमेरिका में किए जाने वाले श्रम को अधिक मूल्य पर खरीदा जाता है। इस तरह से हम अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में देखते हैं कि ये जो उच्च जातियों के लोग जो अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान कहते हैं, इनकी दोगली नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की ये दुर्दशा है। आज 5 ट्रिलियन की हम अपनी इकनॉमी कहते हैं, विश्व में चौथे स्तर पर हम अपनी इकनॉमी बताते हैं, परंतु 80 करोड़ लोग तो
5 किलो राशन पर हैं। तो ये जो दोगली नीतियां चल रही हैं भारत सरकार के सचिव, प्रमुख सचिव द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, जो मुख्य सलाहकार होते हैं सरकार के, इनकी अयोग्यता को ही दर्शाता है। मैंने चिन्ह लगा दिया समस्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाली IAS लाभी को, जिसमें जो 95% उच्च जातियों के लोग हैं, उनकी बौद्धिकता कहाँ है। अब प्रश्न तो उठेंगे और हम उठाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया उन्होंने कभी प्रश्न नहीं उठाए और हमने उनके निराकरण की बात नहीं की। आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस विषय को उठाएंगे, क्योंकि हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता के अभियान पर जुटे हैं, जहां पर मैंने कहा है कि मूल वेतन सभी का समान होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री का चपरासी हो। तो IAS को इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है, जबकि देश जो है लगातार गर्त में जा रहा है। उनमें योग्यता क्यों इतने हाई वेतन उनको दिए जा रहे हैं, और उनके लिए वो इस तरह की दोगली नीतियां बनाते हैं कि महंगाई की मार आम नागरिक पर पड़ती है, IAS PCS पर नहीं पड़ती। वो आलू 100 रुपये में हो जाए चाहे 150 रुपये में हो जाए, खरीद सकता है और अच्छा अच्छा खा सकता है। शरीर और मन से तो टूटता है गरीब। तो इस आर्थिक नीति पर विचार करना पड़ेगा और हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हम मूल वेतन में समानता कैसे ला सकें। अभी एक सज्जन से बात हो रही थी अभी चंद दिनों पहले, वो कहते हैं मात्र 10 करोड़ लोग ही तो नौकरी करते हैं, बाकी लोग नौकरी नहीं करते। यदि उनकी बात को ही सच मान लें, 10 करोड़ लोग नौकरी करते हैं तो 10 × 5 तो करीब आप 50 करोड़ लोगों का तो वेतन समान कर सकते हैं। इसके बाद आती है फुटकर और इसके बाद आती है किसानों की बातें। तो हम नीतियां, आर्थिक नीतियां इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो मूल वेतन जिन लोगों का बराबर किया जा रहा है, चपरासी और प्रधानमंत्री का, इस हिसाब से जो कृषक मजदूर हैं उनका भी वेतन समान किया जा सकता है। इसी तरह से जो परचूनी की दुकानें हैं या अन्य दुकानें हैं, इन पर रखे जाने वाले नौकर, जो फुटकर दुकानें हैं, असंगठित क्षेत्र है, इनके वेतन को भी हम जब हम मनरेगा जैसी योजनाएं चला रहे हैं, हम जब 5 किलो राशन का वितरण कर रहे हैं, तो इसके आर्थिक मूल्य को कैलकुलेट करते हुए हम उनके वेतन को भी निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें श्रम का बंटवारा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो चारपाई तोड़ रहा है, दिन भर काम नहीं कर रहा है, शोध कार्य भी नहीं कर रहा, शोध कार्य में भी संलग्न नहीं, वो साल में 6 महीने में अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहा है और मज़े कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों पर, पूरे जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, इन पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। ये काम IAS का था, PCS का था, मेरा नहीं था। मेरा काम तो विधि में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको ठीक करना था। और मेरा काम क्यों, मैं भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहा हूँ। मैं तो अभी पिछले 8-10 साल से इस फील्ड में विशेष रुचि से काम कर रहा हूँ, वरना तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर था। और चूंकि मैं वहाँ पर तो 0.001% की टॉलरेंस को भी बर्दाश्त नहीं करता था, और जब मैंने समाज में इतनी टॉलरेंस देखी तो मुझे लगा कि नहीं, इन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, और तब मैं इस विषय की तरफ डाइवर्ट हुआ हूँ। और मैं अब चुनौती देता हूँ संपूर्ण IAS लाभी को, संपूर्ण विधि सेवा से जुड़े हुए अधिवक्ताओं को, जजेस को, और जिनको प्रबुद्ध वर्ग किया जाता है, कहा जाता है, मैं उनको ही चुनौती देता हूँ। क्योंकि उनको मैं चींटियों से नहीं लड़ता, मेरी शेर से लड़ने की आदत है। हालांकि हमारे घर परिवार के लोग हमेशा, और जो खास मित्र है, बोले शेर से लड़े क्या किया, टांगे फड़वा ली, लेकिन हम शेर से लड़े और लोगों में साहस पैदा करेंगे कि वो शेर से लड़ें। और आज ये परिणाम है कि लोग शेर से लड़ने को उत्सुक हैं, इसलिए शेर की संख्या कम हुई है, मनुष्य की संख्या बढ़ी है। इसलिए हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो शेर से लड़ें। जो पहला व्यक्ति शेर से लड़ा होगा
निश्चय ही शेर ने उसको खा लिया होगा। लेकिन उसके बाद जो लोगों की लड़ने की आदत नहीं गई, उसका परिणाम है कि शेर कम हुए और मनुष्य बढ़ा है। हम इस अभियान पर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ हम जल्दी ही नया वीडियो लेकर आएंगे। सबका मंगल हो, कल्याण।